एक उम्मीद जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। महर्षि पंकज आचार्य। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे जागा शो प्रोग्राम में। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी विश्व का एक सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं फरीदाबाद के सुप्रसिद्ध महर्षि पंकज आचार्य जी से, जो कि इसी से संबंधित हैं। महर्षि पंकज आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। महर्षि पंकज जी, हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। देखिए श्रीमान जी, एस्ट्रोलॉजी एक मैथमेटिक्स है, एक गणित है, जो कि बहुत ही प्राचीन मैथमेटिक्स है। हम एस्ट्रोलॉजर्स जितना अच्छा अपने गणित को, एस्ट्रोलॉजी के गणित को, मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन करने में सक्षम होते हैं, उतना ही अच्छा हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं सामने वाले व्यक्ति को। तो एस्ट्रोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम संक्षिप्त में ये बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी टोटली गणित पे डिपेंड है। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो होती है, ये कितने प्रकार की होती है। एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे प्रकार की होती है। बेसिकली हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोपिक जो एस्ट्रोलॉजी, उसको मान्यता ज़्यादा अच्छा प्राप्त है। जब बच्चा पैदा होता है तो सूर्य ने देखा, जो उसकी किरण जातक के ऊपर पड़ी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका हॉरोस्कोप बनाते हैं। सबसे बड़ा जो प्लैनेट है सूर्य है। सूर्य के बाकी चाहे तो बाकी सारे स्टार्स परिक्रमा करते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक है मरकरी यानी बुध। बुध का नियंत्रण हमेशा माइंड के ऊपर होता है जातक के। अगर बुध अच्छा है, उसका स्ट्रांग है, तो जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा, बहुत ही सत्कर्मी होगा। फिर बुध के बाद आता है शुक्र, जो कि वीनस बोलते हैं। अगर शुक्र भी अच्छा है तो जातक बहुत ही बुद्धिजीवी पर्सन होने के साथ साथ वो ऐश्वर्य से रिलेटेड चीज़ें भी प्राप्त कर पाने में सक्षम होता है। इसी प्रकार से फिर शुक्र के बाद जुपिटर है। अगर जुपिटर यानी कि बृहस्पति भी उसका ठीक है, बलवान है, तो जातक बहुत ही पूजा पाठ में रुचि रखने वाला होगा। इसी प्रकार से अपने अपने स्टार्स के अपने अपने जगह पर अपना वो पूरा प्रॉफिट या नेगेटिविटी वो देते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही महत्व है, एक आम व्यक्ति से लेकर के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी तक के लिए। इसलिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी किसी को पूछनी होती है, उसको जरूर पूछना चाहिए, जिससे कि वो कर्म तो करता है, कर्म के साथ साथ अगर वो एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी चलता है तो हमेशा ही वो सफल ही होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी विभिन्न प्रकार से कर जानी जा सकती है, तो आपके पास किस प्रकार के जो कस्टमर्स आते हैं या जनता को अगर हम बताना चाहें कि जैसे किसी घर में गृह कलेश है, तो उसका किस तरह से उपाय किया जा सकता है। देखिए श्रीमान जी, इससे पहले अभी जो आपका पहला प्रश्न था, उसके उत्तर में एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा। जैसे आपने पूछा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने भी आपको बताया कि हॉरोस्कोपिक है। उसके बाद में फिर आता है पामिस्ट्री, हाथ को देख करके भी हम एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, इसकी भी कैलकुलेशंस होती हैं। फिर नेक्स्ट होता है पामिस्ट्री के बाद में अंक ज्योतिष, उसके बाद में फिर होता है मस्तिष्क रेखा, और भी बहुत प्रकार की होती है। उसी में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजी है जिसको बोलते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक ऋषि अगस्त ऋषि की एस्ट्रोलॉजी है, जो कि साउथ इंडिया में ज़्यादा काफ़ी फेमस है। हम इस चीज़ को अब नॉर्थ इंडिया में भी लेकर के आए हैं। इस एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, हमें डेट ऑफ बर्थ की भी आवश्यकता नहीं होती। हम स्वयं थंबप्रिंट लेकर के और हम जातक के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, इवन उनका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, हमारी गणित बहुत अच्छी होती है, तो हम यहाँ तक कि हम आपका नाम बताने में भी सक्षम हो जाते हैं। पास्ट टाइम, पास्ट लाइफ, पास्ट आपका पास्ट में आप क्या थे, प्रेजेंट में क्या है, आगे जन्म क्या होगा, पूर्व जन्म आपका क्या था, सारी चीज़ें बताते हैं। अब इसके बाद आपकी जो क्वेरी आप पूछ रहे हैं कि मोस्टली हमारे पास किस प्रकार के लोग आते हैं इसको जानने के लिए, तो देखिए श्रीमान जी, यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा है आज के डेट में भौतिकवाद बढ़ा हुआ। लोग अपने ऐश्वर्य से रिलेटेड क्वेरीज उनकी होती है, वो जानने आते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं प्रेजेंट में, क्या मेरा फ्यूचर ठीक होगा, क्या मुझे जॉब अच्छी मिलेगी, या मैं जिस जॉब में हूँ वो ठीक है मेरे लिए, क्या मैं इससे अच्छा कुछ कर सकता हूँ। तो जो मेन क्वेरीज लोगों की होती है वो होती है कि हम अपने कार्यकाल में सबसे अच्छा धन यापन के लिए क्या करें जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। उसके बाद फिर लोगों की सेकंड क्वेरीज होती हैं मानसिक शांति की, कि उनको सुकून कहाँ से मिले। बहुत प्रकार से लोग हमारे पास आते हैं, वो किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा होता है, अगर जातक मांगली है तो उसके लिए भी हम उपाय बताते हैं, जिससे कि वो उस बच्ची का विवाह टाइम से हो जाए। उसके बाद बहुत सारे लोगों के ऊपर होता है कर्जे का होता है, उनको वो काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 100% मेहनत करने के बावजूद भी प्रॉफिट मुश्किल से 20-25 या 30% गेन कर पाते हैं। तो ऐसे जातक के लिए भी हम उनको रेमेडीज बताते हैं, जिससे कि वो इतना प्रयत्न करें, मेहनत करें
और पॉजिटिव वे में एक लाइन हम उनको चूज कर देते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो 100% मेहनत करने के बावजूद भी अगर 30% आउटपुट प्राप्त कर रहे थे, लेकिन हमसे मिलने के बाद में हम उनको जो राय देते हैं, जो उनको लाइन दिखाते हैं, तो मुश्किल 30 या 40% भी मेहनत करते हैं, फिर भी 100% का आउटपुट उनको प्राप्त होता है। और उसके बाद और भी क्वेरीज होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को फोबिया है, कोई बीमारी, एडिक्शंस है, एल्कोहल या फिर टोबैको लोग यूज सेवन करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, एडिक्शंस हैं। अगर किसी व्यक्ति पुरुष विशेष को है तो उनकी स्त्री, उनकी पत्नी दुखी होती है, हमारे पास आती हैं, जानना चाहती हैं कि हम कैसे इस दुख से छुटकारा पाए, तो हम उसका ट्रीटमेंट, उनको इलाज बताते हैं एस्ट्रोलॉजिकल। बॉडी पेन है, फिजिकल वे में कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर, किसी को कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास जाता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी जातक को फायदा नहीं प्राप्त होता है, तो फिर वो लास्ट में थक हार करके हम हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं पंडित जी क्या है, ज्योतिषाचार्य जी क्या करें जिससे कि उनको प्रॉफिट हो। तो हम उनके स्टार को कैलकुलेशन करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि अच्छा ये ग्रह इनको नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो हम उनको उपाय बताते हैं कि इस उपाय को करो, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लो, तो पक्का आपको फलित होगा, वो ट्रीटमेंट आपको लाभ देगा। अदरवाइज अगर वो ये नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम आप मेडिसिन लेते रहो, कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर भी रिसर्च करते होते हैं, हम भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो क्यों ना हम दोनों चीज़ों को लेकर चले। अगर कोई चीज़ नहीं इफेक्टिव है, अगर मेडिसिन नहीं फायदा कर रहा है, तो क्यों ना हम दुआ भी लें, दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आप थंब इम्प्रेशन से स्पेशलाइज्ड हैं। जी बिल्कुल। आजकल जैसा कि आम तौर की बात है कि आम आदमी के पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना जन्म तिथि नहीं होता, जी अपना जन्म समय नहीं मालूम होता या जन्म का स्थान नहीं मालूम होता, जी। तो उनके बारे में कैसे जानकारी पा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में? श्रीमान जी देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो हम इसीलिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे सक्षम मानते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास आज की डेट में मोस्टली 70 टू 80% लोगों के पास में आज की डेट में उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और है भी तो वो एक्यूरेट नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे बहुत अच्छी अपना एक कमांड रखती है कि हम जातक का खाली थंब प्रिंट लेते हैं, हाथ के अंगूठे का निशान हम एक प्लेन पेपर पे प्रिंट लेते हैं, उसी में हम कैलकुलेट करते हैं, उसी थंब प्रिंट के ही अकॉर्डिंग हम उसके सारे स्टार्स, लग्न कुंडली, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो लग्न कुंडली चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास जो थंब प्रिंट होता है उससे हम गोचर कुंडली चार्ट बनाते हैं, कौन सा स्टार कहाँ पे उसका गोचरित है, भ्रमण कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बताते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि किसी के पास अगर जन्म पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो अपने बारे में नहीं जान सकता है। बिल्कुल 100% उसको सटीक उपाय किया जा सकता है, और अगर जातक चाहे इंटरेस्ट ले तो हम उसका डेट ऑफ बर्थ भी बता पाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हमारे पास लीव्स होते हैं, ताड़पत्र होते हैं, जो कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आता है, तो उसमें देख करके हम जातक का डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी निकाल के दे सकते हैं। तो जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि कोई एक पर्सन है और वो अपनी एक प्रॉपर्टी जो है परचेज करना चाहता है, जी और उन्हें उस लोकेशन के बारे में या उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, जी तो उस पर्सन को आपसे कैसी हेल्प मिल सकती है? जी बिल्कुल। ये भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है उसको वो वास्तु है। अब यहाँ पे अगर कोई जातक है, उसने काफी लॉन्ग टाइम से मेहनत किया, तिनका 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 करके उसने धन इकट्ठा किया, उसके बाद अब वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है, और जो प्रॉपर्टी वो खरीदने जा रहा है अगर उसका पहले विश्लेषण करा लेता है कि क्या ये मिट्टी उसको सूट करेगी, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि हम टाइम पे उसको बता पाने में सक्षम हो जाते हैं कि आपको ये जमीन, ये पृथ्वी, ये मिट्टी सूट करेगी, या आप ले, इसमें आप सुख और शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। अगर वो ऐसा चेक करा लेता है तो हम बताते हैं पॉजिटिव तो ही लेना उसको बेहतर रहेगा। अदरवाइज अगर हम बताते हैं कि ऐसा नहीं है तो वो लेने में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट मोमेंट पे उसने जिस धरती के, जिस प्रॉपर्टी के पैसे उसने चुकाए हैं, पता चला वो किसी डिस्प्यूट में है, फिर पता चला कि उसके धन भी गया और उसकी पृथ्वी, उसकी जमीन भी जाती रही। तो क्यों ना कोई भी नया मकान बना रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में वास्तु परीक्षण जरूर अति आवश्यक है, जो कि आप सब लोगों को कराना चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर घरों में लोग घर में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में कहीं ना कहीं एक कलेश रहती है। जिस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, सुखी जीवन नहीं जी पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ बहुत ही आनंदपूर्वक हो? हाँ श्रीमान जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ पर फिर हम वास्तु से रिलेटेड ही क्वेरी है आपकी, वहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो वास्तु भी दो प्रकार का होता है, एक होता है साइंटिफिक वास्तु और एक होता है एस्ट्रोलॉजिकल, जो कि हम रिलेटेड देखते हैं कि वहाँ का एनवायरनमेंट ज़मीन का कैसा है। वो बहुत कम रेयर केस में देखने की जरूरत पड़ती है। अगर जातक किसी जातक का घर खरीदते उसकी अकाल मृत्यु होती है या किसी प्रकार से
हम आते हैं साइंटिफिक वास्तु की तरफ, जैसे कि आपने प्रश्न किया। तो सबसे जो विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे घर में वास्तु का, उसको बोलते हैं ईशान कोण। नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट का जो ये कोना होगा उसको ईशान कोण बोलते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि ईशान कोण में कभी भी पूजा घर बनाना चाहिए, पानी का स्थान होना चाहिए, जल का स्थान होना चाहिए, और वो बहुत शुद्ध स्थान होना चाहिए। वहाँ पर कभी भी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ना ही डस्टबिन रखा होना चाहिए। क्योंकि अगर वास्तु का ईशान कोण आप डिस्टर्ब करते हैं तो आपका पूरा लाइफ, पूरा घर हमेशा ग्रह क्लेश में, कर्जे में, बीमारी में, मानसिक अशांति में, इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स की कंडीशंस क्रिएट होना, ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड की प्रॉब्लम्स रहेगी हमेशा ही, बच्चे बात नहीं मानेंगे, रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगी, मैरिज घर में अगर कोई अनमेरिड कोई लड़की है या पुत्र है, उसका विवाह होने में प्रॉब्लम्स, एडिक्शंस होना, ये सारी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो क्यों ना हम सबसे पहले घर का ईशान कोण का ध्यान दें। उसके बाद फिर आता है ईशान कोण के बिल्कुल साथ में वायव्य कोण होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। वायु कोण में मोस्टली कोई, मैंने अभी बताया, अविवाहित कन्या है जिसका विवाह टाइम पे नहीं हो रहा, अगर हम वहाँ एक ऐसा कमरा बना के देते हैं या वहाँ रूम है, उस रूम में वो अविवाहित कन्या रहती है तो उसका विवाह टाइम पे हो जाता है। या गेस्ट रूम बना सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि गेस्ट रूम का मतलब है कोई मेहमान आता है, तो अगर वो उस गेस्ट रूम में रहता है तो टाइम से आएगा, जिस काम कार्य के लिए वो कार्य हो जाएगा, वो टाइम से वापस चला जाएगा, जिससे कि घर के ऑनर को ज़्यादा असुविधा नहीं होगी इस वजह से भी। फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण रखता है आपका नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण मोस्टली होता है घर का जो मुखिया है, अगर वो वहाँ रहे या सीढ़ी बनाना चाहे, नैऋत्य कोण को हमेशा वेट देना चाहिए, भारी रखना चाहिए, जिससे कि घर का वास्तु संतुलित रहे। उसके बाद हम आते हैं आग्नेय कोण की तरफ, जो कि आपका ईस्ट और साउथ का कॉर्नर होता है। यहाँ पर हमेशा अग्नि तत्व रखना चाहिए, किचन है, रसोई घर वगैरह बनाना हुआ है, या कोई भी बिजली का कोई उपकरण है, फ्रिज वगैरह है, वहाँ रखने से भी घर का वास्तु ठीक रहता है। अगर ऐसा इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें तो कभी भी किसी भी प्रकार के घर में कोई अशांति नहीं आती है। नहीं आती। जी हाँ। हम ये जानना चाहेंगे कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों के लिए पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा किस लाइन में जाए। शुरू से ही उनके अंदर होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कोई आर्किटेक्चर बने, अकाउंटेंट बने। तो शुरू से क्या उपाय करना चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सही लाइन पे लेके चल सकें? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ पर फिर हम हॉरोस्कोपिक यानी हम एस्ट्रोलॉजी पे आना होगा हमें। जब भी बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारा बच्चा कौन से लाइन को चूज़ करेगा या कौन से लाइन में वो सफल होगा। तो जब भी बच्चा 5th और 6th क्लास पास करता है, उसके बाद पेरेंट्स को चाहिए कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बच्चे की जन्मपत्री दिखाएं और उससे उनसे पूछें कि हमारे बच्चे के लिए कौन सी लाइन ठीक रहेगी, किसके ऊपर हम मेहनत करें, या उधर किस तरफ उनका इंटरेस्ट हो जिससे कि वो सफल हो। तो हम वर्किंग को, जुपिटर हमने भी पहले जिक्र किया था, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति का टोटली कंट्रोल वर्क के ऊपर होता है, और हम उनकी डिग्री कैलकुलेट करने में सक्षम हो पाते हैं कि इस जातक का, इस बच्चे का डिग्री बृहस्पति की कहाँ पर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक लाइन बता सकते हैं कि आपको कौन सी लाइन सूट करेगा। आपको डॉक्टर सूट करेगा, मेडिसिन लाइन मेडिकल सूट करेगा, आपको इंजीनियरिंग सूट करेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन सूट करेगा, या आपको कोई व्यापार सूट करेगा, होटल मैनेजमेंट सूट करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको बताएंगे, और हम बच्चों को साइकोलॉजिकल भी वॉच करते हैं, स्टडी करते हैं, और हमें पता चलता है कि इस बच्चे का किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुझान है। जिधर ज़्यादा रुझान हो उधर ही अगर हम प्रेशर करें या उधर ही हम उनको बताएं किस लाइन पे चले, तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सफल होता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, इसलिए भी ज़रूरत पड़नी चाहिए पूछने की बच्चों के फ्यूचर के बारे में। के पास खूब सारा पैसा होता है, काफ़ी सारा पैसा होता है, और वो एक बिजनेस चाहते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले कई सारे उनके मन में एक सवाल आते हैं कि मैं किस टाइप का बिजनेस करूं, या किस तरीके का मैं बिजनेस करूंगा वो अच्छा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, किस तरीके की परेशानियां सामने आएंगी। तो उसका समाधान करने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू क्या क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो उस जातक को जो कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि पहले वो अपने मन को सुदृढ़ करे। उनको विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस बिजनेस को करने जा रहा हूँ मैं उसमें सफल होऊंगा। वो बिल्कुल नेगेटिव थिंक नहीं रखेंगे, और हमेशा ही उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। इस वे में चलेंगे तो जहाँ चाह वहाँ राह। और उनको अपने मन में कभी भी नेगेटिव थिंक नहीं रखनी चाहिए कि मैं ये वाला बिजनेस करूँगा तो पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जब आप स्टेप आगे बढ़ा दोगे तो 100% सफल तो होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप डबल माइंड होंगे,
कि मैं भी बिजनेस को शुरू करूं या ना करूं, कौन से बिजनेस को करूं, कौन से नहीं करूं। अगर ऐसी कोई क्वेरी है तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए, हमसे मिले, हम बताएंगे उनको कि आपको ये लाइन सूट करेगी, और नहीं भी करेगी तो भी हम उसका रेमेडीज बताएंगे, उपाय बताएंगे, जिससे कि आप उस बिजनेस को करो और बिल्कुल निश्चिंत होकर के करो, 100% आप सफल होंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो विवाह है वो अक्सर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। मतलब विवाह होने के बाद लगभग 6 महीने या साल भर बाद डाइवर्स हो जाता है। तो उस समय शादी से पहले जब हम विवाह करने की सोचते हैं या कोई विवाह करता है, तो मन में जो सवाल आते हैं कि ये जो मेरा आने वाला लाइफ पार्टनर है, ये लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए सुटेबल रहेगा? क्या मेरी बातें इसकी बातों से मैच कर पाएंगी? या जो मैं सोचता हूँ क्या उस बातों को वो समझ पाएगा? इस तरह के सवाल जो है मन के अंदर आते हैं। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। जब भी किसी बच्चे के विवाह के बारे में हम सोचते हैं, कन्या है या पुत्र है, उसके विवाह के बारे में, तो सबसे पहले जातक की कुंडली मैच मेकिंग करनी आवश्यक होती है। 36 गुण होते हैं टोटल विवाह से पहले जो मिलाने के लिए, जिसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है नाड़ी। जातक की नाड़ी दोष तो नहीं है, अगर नाड़ी दोष हुआ उसके बावजूद भी विवाह करते हैं तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। हमने बहुत सारी पत्रियां देखी हैं, जिन जिन जातक के पत्रियों में नाड़ी दोष रहा है तो उनका कभी भी नहीं पट पाया है आपस में, हमेशा ही वैचारिक मतभेद रहे हैं, ईगो प्रॉब्लम्स रही हैं, एटीट्यूड रही है। अगर पति शेर है तो पत्नी सवा शेर, वो 1.5 शेर तो 3 शेर, 7 शेर 8 शेर, ना चाहते हुए भी ईगो टकराव वैचारिक मतभेद की सिचुएशन क्रिएट होती हैं। तो हमेशा ही जब भी हम विवाह के लिए पत्री मिलाते हैं तो सबसे पहले पंडित जी को, एस्ट्रोलॉजर को चाहिए कि वो नाड़ी दोष देख ले है कि नहीं है। यहाँ पर मोस्टली हमने पाया है 70% जो डिवोर्स हुए हैं वो नाड़ी दोष की वजह से हुए हैं। उसके बाद फिर एक चीज़ और देखना चाहिए इसमें, नाड़ी दोष के बाद में हमें भट्टुक दोष और देखना चाहिए पत्नी में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भी भट्टुक दोष से तो वैचारिक मतभेद होता ही है, साथ में एक ऐश्वर्य जो सुख सुविधा संसाधन प्राप्त होना चाहिए उसमें कमी रह जाती है। तो फिर एक कन्या है, उसने सपने देखे होते हैं कि हम विवाह करेंगे तो सारा ऐश्वर्य की चीज़ें प्राप्त होंगी, वहाँ जाती हैं अपने ससुराल में, वहाँ देखती हैं कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको फिर एक चोट लगती है, उनको पिंच करती है सारी बातें, फिर वो वहाँ से हटना चाहती हैं, ये इनके इन प्रकार कोई भी बहाना करके घर में रो करके या बता करके कि हमारे साथ ठीक नहीं है और डिवोर्स की लिए कंडीशन सप्लाई करती हैं, और फिर वो मजबूरन डिवोर्स हो भी जाता है। तो क्यों ना हम भट्टुक दोष और नाड़ी दोष और मंगल दोष भी यहाँ पर कई बार बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। जातक के प्रथम पहले 9वें या 12वें भाव में अगर जातक के मंगल है तो जातक मांगलिक होता है। ऐसे कंडीशन में मंगल दोष की पूजा कराना आवश्यक है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हमें नहीं लगता कभी भी जो बहुत ज़्यादा डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं वो होंगे, वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर फैमिलीज में ऐसा होता है, शादी के 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद भी उन्हें संतान की उत्पत्ति नहीं होती है और उनके मन में अचानक ऐसा सवाल उठता रहता है कि काश हमारे पास भी औलाद होती। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम इसका उपाय कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में हर समस्या का समाधान है। यहाँ पर हम देखते हैं जातक की कुंडली में हमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली संतान सुख सूर्य की डिग्री पे डिपेंड करती है। अगर सूर्य की डिग्री कम है तो संतान सुख मोस्टली हमने जो अध्ययन किया है प्राप्त होने में समय लगता है या कई बार नहीं भी प्राप्त होती है। तो ऐसे केसेस में जिस जातक को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स अपने आप को फेस करता हुआ पाता है तो उनको संतान गोपाल नाम की पुस्तक मिलती है, किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर मिल जाती है, उसको वो खरीद ले और हो सके तो गौशाला में उसका नित्य प्रातःकाल पाठ करे। एक पाठ तो अवश्य करना चाहिए जातक को। और अगर गौशाला अब नहीं हो पाता है तो गऊ का चित्र लगा करके उसके सामने अगर हम संतान गोपाल के मंत्रों का पाठ करते हैं तो अवश्य ही संतान प्राप्त होती है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए अपने दिन की शुरुआत करने के समय पर कोई ऐसा एक मंत्र मन में जाप किया जाए जिससे हमारा दिन की शुरुआत अच्छी हो, तो कोई ऐसा गुरु मंत्र हमारे दर्शकों के लिए आप जी बिल्कुल गुरु मंत्र है। अगर हाँ, मैं तो कहूँगा, मैं स्वयं करता हूँ, हर व्यक्ति को प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अगर घर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है तो ये मंत्र मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। सर्व बाधा विधिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः
मनुष्यो मत प्रसादेने भविष्यति न संशयः। अगर इस मंत्र का उच्चारण हम प्रातःकाल 3 बार अगर करते हैं तो हमारा पूरा दिन बहुत ही शांति और सुकून से बीतेगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे प्रोग्राम में आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के लिए बताई, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो थैंक यू सो मच मिस्टर महर्षि पंकज आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।